हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब सही हो, ठीक है, और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो आज हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि फार्मा का सेशन स्टार्ट किए हैं, तो लेक्चर 6 तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। अब लेक्चर 7th में आते हैं, तो लेक्चर 7th आज का लेक्चर जो है लेक्चर 7th है, उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे ड्रग यूजेस इन द कॉन्जेटिव हार्ट फेल्यूर, ठीक है। कौन सा ड्रग जो यूजेस इन कॉन्जेटिव हार्ट फेल्यूर, CHF, जो CHF कॉन्जेटिव हार्ट फेल्यूर, ठीक है। तो ये जो हम लोग कॉन्जेटिव हार्ट फेल्यूर CHF पढ़ने जा रहे हैं ना, इसे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ड्रग यूज होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कोई एक ड्रग उठा कर दे देगा, उसको बोलेगा मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब सारे चीज़ पूछ लेता है, ठीक है। तो जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय भी लगभग ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उस समय ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग पूरा कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो CHF क्या होता है? कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर। कॉन्जेटिव मतलब कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कॉन्जेशन, ठीक है। कॉन्जेशन मतलब कहीं ना कहीं अगर एक क्लास में मान के चलो 30 स्टूडेंट का सेट्स है, अब उसमें यार 50 स्टूडेंट को बैठा दिया जाए तो वहाँ पे कॉन्जेशन हो जाता है, भरा भरा सा लगेगा कि यार क्लास भरा भरा सा है ना। तो वो कॉन्जेस्टिव मतलब भरा भरा सा, वहाँ पे मान के चलो कोई कंसेप्ट, यहाँ पे कॉन्जेस्टिव का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए बता रहा हूँ। मतलब मान के चलो ये एक बैलून है ना, इसमें क्षमता है इसको 5 लीटर मतलब कि एयर अंदर अति करने का, है ना। तो इसमें अगर हम लोग अगर 7 लीटर 8 लीटर डाल देते हैं तो ये एयर क्या होता है, और तनाव होगा, मतलब इसको लगेगा भरा भरा सा कुछ यहाँ पे है ना, तो वो कॉन्जेस्टिव हो गया, कॉन्जेस्टिव, ठीक है। अब यह क्रोनिक डिजीज होता है, ये बहुत लंबे समय तक ये डिजीज चलता है, ठीक है। हाँ, ये क्रोनिक डिजीज होता है, एंड इसका जो ये लिखना है हम लोग का, इट इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन इन विच हार्ट डज नॉट पंप ब्लड इन सफिशिएंट अमाउंट। अब देखो हम लोग का इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हार्ट का पूरा मैकेनिज्म याद रहना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ये सब हम लोग अभी देखेंगे, रिलैक्सेशन। तो ये हार्ट का मैकेनिज्म जब तक हम लोग का नहीं पता चलेगा तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, ठीक है, बाकी हम शॉर्ट करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव कंडीशन इन विच द हार्ट डज नॉट पंप इनटू द सफिशिएंट अमाउंट। इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें हार्ट जो होता है वो सही से पंप नहीं कर पाता है, एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पंप कर पाता है, ठीक है। अब ब्लड पंप नहीं कर पाता, वो कैसे ब्लड पंप करता है वो हम लोग देखेंगे अभी मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ये चीज़ है ना, ये क्या है, हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये तो ऐसा हार्ट रहता नहीं है, लेकिन ऐसा हार्ट नहीं रहता। हार्ट तो आप लोग देखे होंगे नॉर्मल, जो ओरिजिनल हार्ट आप लोग देखे होंगे बुक्स वगैरह में छप डायग्राम रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग, ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट में हम लोग याद रखेंगे दो, देखिए अब दो अपर चैम्बर होता है, दो लोअर चैम्बर, ठीक है। दो अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया बोलते हैं, और दो लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो आर्ट्रिया होता है ना, वो देखो ये साइड वाला राइट आर्ट्रिया, इधर वाला लेफ्ट आर्ट्रिया, इधर राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में देखो राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्ट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग तो पता चल गया कि 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि ये जो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये है ना, इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जो यहाँ पे देखो ये कौन सा वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व होते हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक होता है एसे नोड होता है, यहाँ पे एवी नोड होता है। एसे ये हम जो भी कंसेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं ना, आप लोग शायद फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, आप लोग शायद 12th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो उनको नहीं ये नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ये एसे नोड है, ये एवी नोड है। तो ये एसे नोड, अब इसका भी मेन एक्शन होता है, एसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करता है उसी के कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसलिए एसे नोड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एवी नोड देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये लंग्स है, और इधर क्या है, ये टिश्यू है, मतलब कि बॉडी है। अब देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। हमेशा लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब सप्लाई करना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है लंग्स में से थ्रू द पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और आकर के लेफ्ट आर्टरिया में खुल रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लिखेंगे क्या, ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड, ठीक है। ये समझ जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रहा है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, ये वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। और एक चीज़ याद रखना कि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसमें ब्लड सबसे ज़्यादा आता है और इसमें ब्लड ज़्यादा आने के कारण इसको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से जो ब्लड आया ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और अरोटा से होते हुए टिश्यू में आता है, मतलब बॉडी में आता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है यार, यही इसको समझेंगे उसके बाद ही हम लोग को कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये अरोटा से आया, अरोटा का हमेशा डायमीटर क्या होता है, बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, ये अरोटा का क्या होता है, डायमीटर चौड़ा होता है। तो ये अरोटा से आया और टिश्यू में गया। अब टिश्यू में यहाँ टिश्यू को दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया टिश्यू को, और टिश्यू क्या किया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करके और वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब वहाँ पे क्या करता है, इसमें यहाँ तो ऑक्सीजन था, अभी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला रहेगा, इसलिए इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके वेना कावा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में डाल देता है। ये राइट आर्टरियम क्या करता है ना कि ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे फिर से लंग्स में जाता है, फिर से लंग में क्या करता है, अल्वुलाई में, वहाँ पे क्या होता है कि लंग मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, ऑक्सीजन फिर से आता है अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आता है, तो ये सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक है। अब देखो CHF का कंसेप्ट क्या है। CHF देखो यार, बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं ये खींचना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक होता है ना सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, अंडरस्टैंड। जो सिस्टोलिक होता है ना, एक चीज़ ये हमेशा याद रखना, जो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। किसी चीज़ को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। इसका मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोलिक कर रहा है। अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, इसमें के जो भी ब्लड है एक बार बाहर निकल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्सेशन में जाएगा, बाकी फिर से ये ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन में चला जाता है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्सेशन में, फिर उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये मैकेनिज्म चलते रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि 1 मिनट में कितना ब्लड मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है ब्लड को, 1 मिनट में कितना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो 1 मिनट में 4 से 6 लीटर ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, 4 से 6 लीटर ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब अगर मान देखो यार, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने चाहते हैं क्योंकि आप लोग फिजियोलॉजी में सब चीज़, एक तो नॉर्मल छोटा सा मैकेनिज्म था वो बता दिया आप लोग को ये कैसे क्या होता है। अब 1 मिनट में 4 से 6 लीटर जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर मान के चलो इतना नहीं कर पाया तो, अगर इतना नहीं कर पाया तो अब ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 लीटर या 6 लीटर, अब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा ड्यू टू द सम रीजन, वहाँ पे हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, इम्पल्स ही नहीं आएगा ऐसे नोड से भी नोड में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसका कार्डिक आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर मान के चलो 1 मिनट में 4 से 6 लीटर उसको ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकालना है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे कुछ कारण से 4 से 6 लीटर ना होकर के 7 लीटर 8 लीटर ब्लड को पंप कर रहा, तो वहाँ पे भी आपका हार्ट, देखिए क्रोनिक कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर जो है ना, किसी तरह तुम्हारा हार्ट को फेल्यूर हो जाना, अंडरस्टैंड, किसी तरह वो हार्ट फेल्यूर में हो जाना, एक बोलते हैं ना कि तुम परीक्षा में फेल हो जाना, ठीक है, तो इसी तरह जो हार्ट है ना वो अपना काम में फेल हो जाता है, ठीक है। अब वो काम में किस तरह फेल हो रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या देख रहे हैं कि ये 1 मिनट में 4 से 6 लीटर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। अगर 1 मिनट में वो 4 से 6 लीटर मतलब अप्रॉक्स 5.5 कुछ होता है ऐसे, तो 4 से 6 लीटर जो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं CHF। अगर वो कौन सा कंडीशन में चला जाएगा, CHF के कंडीशन में चला जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पाया सही से, उसके पास इम्पल्स नहीं आ पाया सही से, तो वो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण CHF हो जाता है। तुम देखो हार्ट जो है तुम्हारा वो फेल्यूर हो रहा है, तो तुम्हारा वो फेल होना, हार्ट को किसी तरह फेल होना है, तो कैसे हार्ट फेल हो रहा है,
देखो पहला तो 4 से 6 लीटर ब्लड नहीं पंप कर पाया, इसलिए हार्ट फेल हो गया वहाँ पे। ठीक है, हार्ट फेल हो गया। दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारा हार्ट फेल हो गया। तीसरा, ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया किसी तरह, हम एक बात बोले थे पीछे कि अगर उसको पंप करना 4 से 6 लीटर, अब वहाँ पे 7 लीटर 8 लीटर आ रहा है ब्लड, तो वहाँ पे अगर ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे बीपी इंक्रीज होगा, देन ऑल्सो गोज इनटू द क्रोनिक हार्ट फेलियर, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, जो अब यार बीपी इंक्रीज हो जा रहा है, हार्ट वॉल्यूम उसमें मान के चलो कि वेंटिकल है, वेंटिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब वो बेचारा क्या करेगा ना कि जब वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन उतना, अब वो उसका क्षमता था 4 से 6 लीटर कॉन्ट्रैक्ट करने का, अब तुम दे रहा 8 लीटर, तो वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है सही से, इसलिए उसका क्या हो रहा है, CHF हो जा रहा है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज द मेन कॉजेज ऑफ द CHF। ठीक है, ये क्या होता है ना कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज CHF का फेल्योर होने में, मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर होने में। कि अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होता है ना उसमें क्या होता है ना, लिपिड का जमना। ठीक है, ये लिपिड का जो लिपिड है ना वो क्या होता है, जमने लगता है आर्टरी में। ठीक है, अब ये आर्टरी में लिपिड जमने लगता है ना, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ना, ये ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, CHF होने का ज़्यादा चांस है। अब अल्कोहल यूज कर रहे हो, अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे CHF बढ़ने का ज़्यादा। देखो यार, हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा खींच कर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में लिखना है, पास होना है हम लोग को। ठीक है, तो रैप्चर ऑफ वाल्व, अगर वाल्व रैप्चर हो रहा है आपका तो CHF होने का चांस है। ठीक है, वाल्व रैप्चर हो रहा है तो CHF होने का चांस है। अब क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है, जब CHF मान के चलो आपका हो गया, सबसे पहले तो एग्जाम में ये चीज़ जरूर लिखना, रीजन फॉर CHF। ठीक है, तभी तुम्हारा नंबर मिलेगा। अब सिम्टम क्या क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, डिस्पोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब उसका क्या हो जाएगा ना, सिम्टम क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं उसमें, तो एक तो उसके सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, फैटिक, ज़्यादा थकेगा वो, स्वेलन लेग, उसका लेग जो होगा इडिमा हो जाएगा, फूल जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पेन इन चेस्ट, डिजनेस। ठीक है, डिजनेस। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग सिम्टम में देख लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ CHF। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CHF, एक तो लेफ्ट साइडेड CHF होता है, एक राइट साइडेड CHF होता है। यहाँ पे लिखना भूल गया मैंने, ये देखिए, ये होता है राइट साइड, RIGHT, राइट साइडेड CHF। ओके, तो देखो, लेफ्ट साइडेड CHF एंड राइट साइडेड CHF, दो तरह के CHF होते हैं। हम लोग तो द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना उसको उठा करके लेके आ रहे हैं ज़्यादा। देखो यार, अब इसमें अगर हम फिजियोलॉजी इंटर करते हैं तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ CHF में दो चीज़, लेफ्ट साइडेड CHF, देखो ये लेफ्ट साइडेड CHF एंड राइट साइडेड CHF। ठीक है, तो लेफ्ट साइडेड CHF में देखेंगे मोस्ट कॉमन CHF होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर जो होता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, वो लेफ्ट साइडेड में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एक अब देखो मोस्ट कॉमन टाइप होता है लेफ्ट साइड में, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना आपका, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ब्लड का एक्युमुलेशन मतलब ज़्यादा हो रहा है। अब ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको बेचारा को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन करने के कारण क्या होता है, लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा CHF होने का चांस रहता है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट पंप ब्लड प्रॉपरली, इसके कारण लेफ्ट साइडेड CHF होता है। कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अंडरस्टैंड, क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी कॉज करता है लेफ्ट साइडेड CHF। देखो क्या होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक कहने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, आप लोग को बता चुके हैं। सिस्टोलिक कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक कहने का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। अगर कोई आपसे बात कर रहा है सिस्टोलिक, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है डायस्टोलिक, इसका मतलब वो, सॉरी, अगर कोई सिस्टोलिक कह रहा है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, एंड डायस्टोलिक कर रहा है इसका मतलब रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो नाउ अब जो लेफ्ट साइडेड हार्ट क्रोनिक कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है, सिस्टोलिक में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। जो सिस्टोलिक है ना वो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, अब वो फेल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो गया। ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो गया, इसके कारण क्या होता है ना कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, और जो ब्लड फ्लो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, इसके कारण CHF हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैकेनिज्म छोटा सा
मतलब जो लेफ्ट साइडेड CHF है ना, उसमें दो पार्ट होता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक में हम लोग देख लिए, अब ये डायस्टोलिक में देखो। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है ना कि यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट तो कर देता है लेकिन वो रिलैक्स नहीं कर पाता सही से। ठीक है, अब वो रिलैक्स नहीं कर पाता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि ड्यू टू द मसल्स स्टिफनेस, ठीक है, ड्यू टू मसल्स स्टिफनेस नो रिलैक्स। ठीक है, मस किसी मसल्स को स्टिफनेस, मतलब मान के चलो वहाँ पे फेल क्यों हो रहा है रिलैक्सेशन से। ठीक है, वहाँ पे मसल्स स्टिफनेस में चला जाता है, जब मसल्स स्टिफनेस में चला जाता है नो रिलैक्स, नो फीलिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, वहाँ पे रिलैक्स ही नहीं होगा, नो ब्लड फीलिंग होगा, तो CHF होने का वो चांस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो अब आते हैं राइट साइडेड CHF, हम लोग क्या देखें, लेफ्ट साइडेड CHF हम लोग देखें। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइडेड मोस्ट कॉमन होता है, इसलिए ये दो पार्ट में हम लोग पढ़े, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राइट साइडेड जो CHF होता है ना, राइट वेंट्रिकल डज नॉट पंप प्रॉपर्ली इनटू द लंग्स। जो राइट वेंट्रिकल है ना, वो देखो यार, राइट वेंट्रिकल अब जो पंप करेगा ना, वो कहाँ जाएगा, सीधे लंग्स में जाएगा। जो देखो ये राइट फेलियर है ना, ये पंप करके सीधे लंग्स में भी जा रहा है, तो राइट फेलियर डज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड प्रॉपर्ली। ठीक है, वो राइट, देखो जो राइट, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो राइट वेंट्रिकल है ना, डज नॉट पंप प्रॉपर्ली इनटू द लंग्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल डज नॉट पंप प्रॉपर्ली इनटू द लंग्स। क्या होता है ना कि जो राइट वेंट्रिकल है ना, वो सही से पंप नहीं कर पाता, वो अगर पंप करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। अब लंग्स में ब्लड पहुँच ही नहीं रहा। ठीक है, अब इसका मतलब जब लंग्स में ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो वो ब्लड कहाँ पर रह जा रहा है, राइट साइड में ही रह जा रहा है, राइट साइड में भरते भरते ज़्यादा भर जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्रोनिक कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर होने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन इनटू द लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब वही ब्लड क्या होता है ना कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में आता है एंड एब्डोमेन में आता है एंड अदर ऑर्गन में जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि ड्यू टू द सम रीजन, यहाँ पे कुछ ऐसा केस आता है ना कि ये वो ट्रांसफर हो जाता है, लेफ्ट से राइट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, CHF है ना इन बोथ, क्योंकि देखो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो एक ही साथ राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही साथ करता है। अगर लेफ्ट में दिक्कत होगा ना, तो राइट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग सर्जरी से कर सकते हैं, क्योंकि बाईपास कोरोनरी आर्टरी सर्जरी। ठीक है, मान के चलो, देखो क्या होता है ना कि ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है, अब यहाँ से जो अरोटा निकल रहा है ना, ये अरोटा बॉडी में जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हारा अरोटा यहीं पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझना, अब तुम्हारा अरोटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, अब ब्लॉक हो जा रहा है किसी कारण, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण, या तो फिर अभी हम बताए थे लिपिड को जम जाना। तो अब ये क्या करेगा ना कि यहाँ से काटेगा, यहाँ से कट लगा करके यहाँ से डायरेक्ट बाईपास कर देगा हार्ट को। अंडरस्टैंड, यहाँ से डायरेक्ट बाईपास कर देगा यहाँ पे अरोटा को, कहाँ, टिश्यू में। ठीक है, या कोई ऑर्गन में। तो इसके कारण क्या होता है ना कि ये जो ब्लड यहाँ से जो फ्लो रुक रहा था ना, अब ये ब्लड आराम से आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग सर्जरी के मेथड से करते हैं। अब डिवाइस, कुछ ऐसा डिवाइस लगाते हैं, मान के चलो ऐसे नोड तुम्हारा क्या हो गया, बिगड़ गया। अंडरस्टैंड, ऐसे नोट तुम्हारा क्या हो गया, फेलियर हो गया। ठीक है, तो अवर ऐसे नोट गेट फेलियर, देन आर्टिफिशियल डिवाइस पे इज यूज। अंडरस्टैंड, आप लोग सुने होंगे कि आर्टिफिशियल ऐसे नोट लगता है किसी को, तो वही यही लगाता है ऐसे नोट। ठीक है, आर्टिफिशियल यहीं पे लगता है। अब आते हैं ड्रग। अब जो ड्रग में हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से ड्रग लेंगे कि वो ठीक होगा। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। देखो यार, हम लोग एक चीज़, हम लोग पिछला लेक्चर जो पढ़े हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हाँ वही उसी का सारा ड्रग उठा करके इसमें रख दिया है। इसके लिए अब देखो, उसी का सारा ड्रग उठा करके इसमें रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को आसान हो गया। जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वही तो यहाँ पे पढ़ना, सिर्फ एक ही ड्रग उसमें हम लोग को पढ़ना था। इसमें मेन ड्रग है जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, जिसको ये क्लास है जिसमें डिजॉक्सिन जो होता है ड्रग, ये पढ़ना है। ठीक है, अब ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसी यही पूछा जाता है, हम लोग के टाइम में ये तो यही पूछा गया था। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन उठा करके दे देगा, डिजॉक्सिन का बताओ, मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये वो, लर्न फ्रॉम दिस अंडरस्टैंड, ये सारे कंसेप्ट जब भी पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये सब तो हम लोग फोकस कर चुके हैं पिछले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, ये सारे ड्रग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज बस इसको ओवरव्यू ऊपर से देखेंगे, और इसको हम लोग ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज एक क्लास है जिसमें डिजॉक्सिन ड्रग देते हैं। एसी इनिबिटर जो हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़े थे पिछला बार में, क्या क्या पढ़े थे, CPR NF है ये ड्रग,
एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट या तो ड्रग ट्रेमेलोल, ठीक है। बीटा ब्लॉकर जो हम लोग पढ़े थे प्रोफेसर के बेटा में एटीट्यूड, ये देखे थे। डायरेटिक में हम लोग देखे थे वहाँ पे भी लूप डायरेटिक, फिर फ्यूरोसेमाइड, अंडरस्टैंड, थायाजाइड डायरेटिक, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड वैसोडाइलेटर, थाइजोडाक्सी एंड हाइड्राजीन एंड मीनोऑक्सीडिल, ठीक है, मीनोऑक्सीडिल। तो ये सारे ड्रग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो पढ़ लिए ये सारे ड्रग, अब हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं पहला ये क्लास पे, ठीक है, डिजॉक्सिन पे। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज जो होता है डिजॉक्सिन, देखो पहले डिजिटैलिस के रूप में ये ड्रग आता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया क्योंकि जितना ज़्यादा ये फ़ायदा करता था उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा ये घाटा कर देता था, इसके लिए इसको बंद कर दिया गया। अब ये जो डिजॉक्सिन जो है इसके क्या होता है, दे हैव बोथ बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट इन द हार्ट, लेकिन उतना नहीं टॉक्सिक इफेक्ट देता था जितना ये देता था, कौन, डिजिटैलिस, ठीक है। इसलिए इसको बंद कर दिया। अब जब भी ड्रग चलता है तो यही चलता है, ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखो, हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी देखो ध्यान से समझना क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे मान के चलो हम लोग का जो भी प्रॉब्लम हो हार्ट में, हार्ट मसल्स में, ये क्या है, हार्ट मसल्स है, ठीक है, सॉरी ये क्या अपना हार्ट मसल्स है, ठीक है। अब ये हार्ट मसल्स में क्या होता है ना, हार्ट मसल्स में क्या होता है ना कि ये चीज़ दो चैनल रहते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, दो चैनल रहता है, ठीक है। दो चैनल देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या है, दो चैनल है, ठीक है। यहाँ पे दो चैनल है, एक तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर चैनल है और एक है सोडियम पोटासियम एटीपीएस चैनल है, ठीक है। यहाँ पर एटीपीएस कहने का मतलब इंजाइम आ गया, ठीक है, इंजाइम की मदद से ही खुलता बंद होता है, ठीक है। ये देखो इंजाइम की मदद से ही ये मतलब एक्सचेंज होता है यहाँ पे सोडियम और पोटासियम का। तो सोडियम पोटासियम एटीपीएस एंजाइम है, यहाँ पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, दो चैनल है जिसमें अब देखो नॉर्मल, अब देखो एक क्या होता है, एक्सचेंजर कहने का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना, ठीक है, बैलेंस करके रखता है। एक्सचेंजर कहने का मतलब बैलेंस द आयन, आयन को बैलेंस, मान के चलो अगर सोडियम आयन ज़्यादा अंदर आ रहा है तो ठीक है, वहाँ पे पोटासियम कम हो रहा है तो वहाँ पे सोडियम और पोटासियम को बैलेंस करेगा, तो ये काम करता है कौन, एक्सचेंजर। और दूसरा है, अब देखो ये नॉर्मल क्या होता है ना, नॉर्मल फंडा समझो, नॉर्मल अपना हार्ट का मसल्स जो होता है उसमें क्या चलते रहता है ना कि थोड़ा, यहाँ देखो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है, यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड होता है, कैल्शियम जैसी बाइंड होता है ना, ये एक्सचेंज होते रहता है, ये सब चीज़ एक्सचेंज होते रहेगा। कैल्शियम आया और ये जो कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम निकल रहा है ना, ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम पे, ये यहाँ से आया मसल्स फाइबर पे गया और यहाँ पे कैल्शियम रिसेप्टर होता है, ये बाइंड किया, यहाँ से इसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है जितना ज़्यादा हमको कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, क्योंकि जो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है ना, अब उसको हम लोग के कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना है। तो कार्डिक आउटपुट बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली देखो, अब ये चीज़ जो हम लिखे ना वो चीज़ ध्यान से पढ़ना। फर्स्टली वी हैव टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो वी अप्लाई द कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज देन द ब्लॉक द सोडियम पोटासियम एटीपीएस चैनल। अब देखो ये तो नॉर्मल था, अब इसमें क्या होगा ना कि हम लोग डिजॉक्सिन देंगे, ये एकदम सेम कंसेप्ट मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है। जो डिजॉक्सिन देंगे ना, तो डिजॉक्सिन क्या करता है ना कि ये ब्लॉक कर देता है, देखो ध्यान से समझना, ये क्या किया, ब्लॉक कर दिया किसको, सोडियम पोटासियम एटीपीएस चैनल को। अब सोडियम पोटासियम एटीपीएस चैनल को जैसे ही ब्लॉक किया ना, तो पोटासियम तो अंदर आ रहा था, ये तो बंद हो गया अंदर आना। अब ये सोडियम बाहर जा रहा था, इसका मतलब सोडियम को अंदर ही रहना पड़ेगा, सारे सोडियम अंदर रह गए हैं, ठीक है। अब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया अंदर, देखो ड्यू टू द बैलेंस ऑफ सोडियम, अब बैलेंस करने के लिए, सोडियम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, सोडियम कैल्शियम जो चैनल एक्सचेंजर है, सोडियम इज कमिंग इनसाइड सडनली चेंज इट्स पाथ। जो देखो अब तो सोडियम का कंसंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ा हुआ था, ये भी सोडियम को अंदर भेज रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि ये जो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसका रिवर्स कर देगा, ये जो है ना, ये रिसेप्टर इसको क्या करे, रिवर्स करेगा। अब कैल्शियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है। जैसे कैल्शियम अंदर आया ना, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखो तीसरा स्टेप, कैल्शियम जैसे ही अंदर आया है, मतलब जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम का वो इंक्रीज हो गया। अब कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये जाकर के ज़्यादा बाइंड करेगा रिसेप्टर पे। अब ये ज़्यादा बाइंड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसका मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब कि मेरा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोग देखें, यहाँ पे देखो ये कंसेप्ट हम लोग देखें ठीक है। तो ये ग्लाइकोसाइडेज का यही कंसेप्ट था। अब आते हैं यूजेज,
कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं डिजॉक्सिन को, तो CHF में यूज कर सकते हैं, आर्टियल फिब्रिलेशन में यूज कर सकते हैं। आर्टियल फिब्रिलेशन क्या, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ AFI मतलब आर्टियल फ्लटर, इसमें क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टियम चैम्बर है। अगर आर्टियम चैम्बर आपका रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं यूजेज ऑफ डिजॉक्सिन। तो 3 चीज़ में हम लोग डिजॉक्सिन को यूज कर सकते हैं। इसका फार्मोकाइनेटिक्स क्या होता है, हम लोग ओरली देते हैं फार्मोकाइनेटिक्स, ठीक है। इन अर्जेंट केस IV भी दे सकते हैं, हमको इसको जल्दी ऐसे IV देते नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब सीवियर केस या अर्जेंट केस में हम लोग IV देते हैं, लगाते हैं। ओरली अब्जॉर्प्शन 60 से 80%, सो देखो 60 से 80% क्या हो जाता है ओरली अब्जॉर्प्शन, तो हम लोग क्यों देंगे IV यार, जब यही अब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के 25% एंड हाफ लाइफ 35 से 40 आवर है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एरिदमिया होता है, एरिदमिया इरेगुलर हार्ट बीट होता है, ब्लड विजन होता है, डायरिया होता है, ट्रैकिकार्डिया, हाइपोकैल्केमिया होता है। देखो वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग AC इनहिबिटर। अब देखो AC इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हम लोग पढ़ चुके हैं। AC इनहिबिटर हम लोग देखो, अब इसका एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, कहाँ पढ़े हैं, यहाँ देखो लेक्चर 6 में हम लोग पढ़े हैं। लेक्चर 6 में हम लोग हर एक चीज़ पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पढ़े ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर AC इनहिबिटर, इसमें हम लोग CPR वाला कंसेप्ट लगाए थे। अब एक देखो यहाँ पे इसका जो मोड, इसका जो क्लास, जो देखो मैकेनिज्म है, यही मैकेनिज्म वहाँ लिखना है, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में क्या था, रास सिस्टम वहाँ चल रहा था, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। रास लीवर से क्या आ रहा था, एंजियोटेंसिन आ रहा था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था जो इनएक्टिव था, रेनिन आकर के इसको कन्वर्ट करवा रहा था। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या हो रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा था, लंग से AC कन्वर्टर एंजाइम आ रहा था। ये एंजियोटेंसिन मोस्ट पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करके बाइंड कर रहा था रिसेप्टर के साथ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करवा रहा था, और यहाँ पे BP बढ़ा दे रहा था, ठीक है। तो ये जो BP बढ़ा दे रहा था ना, तो उसी को रोकने के लिए हम लोग ड्रग देते थे, ठीक है। ये ड्रग हम लोग देंगे और वहाँ पे कार्डिक आउटपुट मेरा घटेगा फिर बाद में जा करके, ठीक है। तो ये तो दूसरा कंसेप्ट था AC इनहिबिटर, ठीक है। ये वही वाला कंसेप्ट यहाँ हम लोग डालेंगे, उसका सेम मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो होगा सब वही डालेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में क्या होता है, टाइमिलोल होता है जो डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है। अब ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो वैसोडायलेटर होगा, तो समझ आप लोग वहाँ पे ब्लड अगर वो बढ़ा हुआ था, ठीक है, जहाँ पे अगर मान के चलो कि ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ा हुआ है, BP बढ़ा हुआ है, तो हमको डिक्रीज तो भी करना है। उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग ये दवा दिए, वैसोडायलेटर हो गया, वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आते हैं डायरेटिक में क्या होता है, प्रोमोट डायूरेसिस। अगर डायरेटिक जो हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं ना, डायरेटिक्स, वो क्या करेगा, डायूरेसिस को प्रोमोट कर देगा, मतलब यूरिन इंक्रीज कर देगा, यूरिनेशन इंक्रीज करेगा, तो जो ब्लड वॉल्यूम तेरा डिक्रीज होगा। हम लोग उस समय पढ़े थे ब्लड और यूरिन में क्या इन्वर्सली कंसेप्ट पढ़े थे, अगर ब्लड बढ़ रहा है तो यूरिन घटेगा, यूरिन बढ़ रहा है तो ब्लड घटेगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे BP मेरा डिक्रीज हो गया, BP डिक्रीज हो गया तो मतलब कार्डिक आउटपुट नॉर्मल है, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर वाला भी हम लोग लेक्चर 6 में ही देखे थे। बीटा ब्लॉकर देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीटा ब्लॉकर ये चीज़ देखे थे, ये सिंपैथेटिक सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। ये पूरा ये चीज़ लिखेंगे, ये मैकेनिज्म पूरा लिख करके ये इसका एडवर्स इफेक्ट ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर बीटा ब्लॉकर का। यहाँ देखो फार्मोकाइनेटिक्स हो गया, बीटा ब्लॉकर का फार्मोकाइनेटिक्स हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, आप लोग को। देखिए मैकेनिज्म जो है ये वाला, किसका, रास वाला, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाला, ये रास वाला देखो मैकेनिज्म, यही मैकेनिज्म वहाँ लिखना है। अगर वो पूछेगा तो, अगर नहीं पूछेगा तो फिर तो, जब भी पूछेगा आपको उससे तो डिजॉक्सिन ही पूछेगा, ठीक है, डिजॉक्सिन ही पूछेगा, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा ये दिखा दे रहे हैं, जो इससे अच्छा है कि आप लेक्चर 6 ही पढ़ लेना, ठीक है। तो लेक्चर आज 7 में हम लोग जो देखे, आज हम लोग लेक्चर से मेन मोटिव मेरा क्या था, हम लोग को मेन मोटिव ग्लाइकोसाइडिक पे था, यहाँ पे डिजॉक्सिन पे था। ये हम लोग मेन मोटिव, ये हम लोग क्या है था मेन मोटिव, डिजॉक्सिन, ये हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ चुके हैं, और इसके बाद जो ये कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग जो देखें, ये सब देखें, ठीक है। ये सब देख करके और इसके बाद हम लोग एडवर्स इफेक्ट आए, इसका यूजेस ऑफ डिजॉक्सिन पे, फार्मोकाइनेटिक्स पे आए, एडवर्स इफेक्ट पे आए, फिर उसके बाद आए इस पे AC इनहिबिटर पे। तो ये सब तो यार हम लोग को पढ़ा हुआ है, लेक्चर 6 देख लेना अच्छे से, आप लोग वो भी कंसेप्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।